नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। आप सभी को अभिनंदन इस वीडियो में, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी एक और नई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक और नई कंपनी के अंदर, एक सरकारी कंपनी के अंदर जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। तो इसके अंदर आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जॉब निकाली गई है, जो कि होगी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा वीडियो रहने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड से देख रहे हो, उत्तर प्रदेश से देख रहे हो, दिल्ली से देख रहे हो, तेलंगाना से देख रहे हो, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, पंजाब या फिर राजस्थान जैसे, या फिर और कोई भी ऐसा राज्य है जो भी इंडिया के अंदर आता है, तो वो इस जॉब पर अप्लाई कर सकेगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया जॉब है। यानी कि इस जॉब पर पूरे इंडिया से वो कैंडिडेट्स, वो लोग जो भी एलिजिबल होंगे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जॉब आपके आईटी फील्ड से रिलेटेड कैंडिडेट्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए होने वाली है। और इस जॉब से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो उसका पैटर्न, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम की इस फॉर्म की फ़ीस क्या होगी, वर्क क्या होगा, सैलरी क्या होगी, फॉर्म की डेट्स क्या होंगी, एक एक चीज़ इस जॉब से रिलेटेड फॉर्म भरने से लेके प्रिंट तक डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एक कंपनी है इंडिया के अंदर। ये आप मोस्टली इंडिया के अंदर हर राज्य का कैंडिडेट जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह जानता ही होगा इस कंपनी के बारे में। जो नहीं जानता वो आज जान जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, ये एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है, टोटल पोस्ट होंगी यहाँ पर 54 ऐसी पोस्ट है जिस पर ये वैकेंसियां होने वाली हैं। और ये ऑल इंडिया वैकेंसी, यानी कि हर स्टेट का कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकता है। तो हम चलेंगे डायरेक्ट नोटिफिकेशन को डिस्कस करने। और रही बात इस जॉब के एक एक लिंक की, या फॉर्म के लिंक हो, नोटिफिकेशन का लिंक हो, या किसी भी चीज़ का इस जॉब से रिलेटेड लिंक हो, तो वो आपको वीडियो के सही नीचे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर वैकेंसी जो निकाली गई है वो निकाली गई है आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। और ये आपकी 19 सितंबर को नोटिफिकेशन आया है, डेट आप देख सकते हैं यहाँ से। और लिस्टेड प्रीमियर मिनी रत्न कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स। तो इंडिया कंपनी है, पूरे इंडिया लेवल की, तो नेशनल लेवल में तो वो नेशनली हर कैंडिडेट को अप्लाई करने को कहेगी। और दूसरा यहाँ पे बोला गया फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज पोस्ट, जो कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट की रहेगी, फॉर अपॉइंटमेंट ऑन फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, मतलब एक समय के लिमिटेड ही जॉब रहेगी। लेकिन एक आप चीज़ देखिए कि यहाँ पर एक फिक्स्ड टर्म करा जाएगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होगा कि हफ्ते 2 हफ्ते या फिर महीने 2 महीने में निकाला जाए जॉब से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मतलब यही रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मतलब कि एक समय दिया गया, उसके बेस पर आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया, या फिर आपसे उस समय के वो जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो काम आपसे कराया जाएगा। और उसके बेस पर जो भी आपकी रेम्यूनरेशन रहेगी वो आपको दी जाएगी। रेम्यूनरेशन मतलब होता है आपका जो भी आप काम करते हैं उसके बिहाफ पे जो भी आपकी सैलरी होती है वो आपको दी जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की और एक्सपीरियंस की। तो सबसे पहले आप देखेंगे, पहली आपकी आती है मैकेनिकल। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए मैकेनिकल जो पोस्ट है उसमें यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यही रहेंगी। एक तो एसेंशियल होती है, एक डिज़ायरेबल। एसेंशियल मतलब कि जो चाहिए ही चाहिए, जो आपके डिग्री के बेस पर, मार्कशीट के बेस पर होती है। दूसरी आपकी होती है अलग से एक्सपीरियंस नॉलेज के बेस वाली, जो अलग से आपकी नॉलेज के बेस पर चाहिए होती है, तो वो आपकी डिज़ायरेबल हो जाती है। तो हम एसेंशियल आपकी मैकेनिकल में चाहिए होगी 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। मतलब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मतलब ये हुआ कि ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड है, क्योंकि ये एक टेक्निकल फील्ड है बेसिकली, तो इसके अंदर आपके पास जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है उसमें 60% मार्क्स, मान लीजिए 200 नंबर के आपके ऑल ओवर एग्जाम हुए इंजीनियरिंग में, और आपके 200 नंबर में से आपको एग्जाम दिए गए, तो 60% उसका हो जाएगा
120, तो 120 से ऊपर उसमें मार्क्स हो, तो इस तरीके से परसेंट सिस्टम रहेगा। और डिजायरेबल ये है कि प्रोफिशिएंसी हो आपकी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस लाइक जैसे कि सैप होता है, ऐसे ऐप, एमएस प्रोजेक्ट होते हैं, एमएस ऑफिस, ये सारी चीजें आती हो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को। एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम ऑफ 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन, कम से कम 2 साल का आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो, मतलब इस फील्ड के अंदर, शिपयार्ड में, या फिर आपका इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर, या फिर आपका गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आपका जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है, मेनली गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, शिपयार्ड या इंजीनियरिंग कंपनी हो सकती है, जहाँ पे आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो इस सेम फील्ड में। तो एक्सपीरियंस आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में आप देखेंगे तो इसमें भी 3 साल का आपका डिप्लोमा लिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मैकेनिकल में भी डिप्लोमा लिया गया था 3 साल का एसेंशियल में, अब इलेक्ट्रिकल में भी 3 साल का डिप्लोमा 60% मार्क्स के साथ। डिजायरेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मांगा गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड भी सेम रहेगा, उनकी डिग्री उस फील्ड के अंदर हो, और सेम वही मेरे को सेम वही दिख रहा है एक्सपीरियंस और सब कुछ। कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस में थोड़े चेंज है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के नाम आ गए हैं, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज के नाम आ गए हैं। तो इस तरीके से होने वाला है। और इंस्ट्रूमेंटेशंस, ये भी एक आपकी पोस्ट रहेगी, इसमें आपको 3 साल का डिप्लोमा इस फील्ड के अंदर, इस इंजीनियरिंग के अंदर हो, और साथ में आप इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं और एक्सपीरियंस देख सकते हैं। सेम सिविल में भी आप देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें फाइनेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी मास्टर डिग्री कॉमर्स में हो, यानी कि M.Com वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से उन्होंने M.Com करी हो। उनकी क्वालिफिकेशन जो उनका एक डिजायरेबल मांगा गया है वो ये है कि उनको कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कि सैप, MS प्रोजेक्ट, MS ऑफिस जैसी चीज़ें आती हों, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो उनका। तो ये तो हमारी 7 तरह की पोस्ट थी। अब आप जानना चाहेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स, तो आपको बता देता हूँ 7 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप फॉर्म भरिए, इसको अप्लाई करिए जो भी इसके लिए एलिजिबल हो। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है तो क्या हुआ, वो एक फिक्स टाइम के लिए, तो क्या हुआ, आपको तो आपके काम करने के पैसे उतने ही मिलेंगे जितने आपके होते हैं। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज आप समझ लीजिए सबसे पहले, और रिजर्वेशन समझ लीजिए। सबसे पहले मैकेनिकल में 25 पोस्ट हैं, 25 में से आपकी 11 तो डायरेक्ट आपके यूआर कैटेगरी में जा रहे हैं, और मैकेनिकल में 7 ओबीसी में जा रहे हैं, एससी में 4 जा रहे हैं, एसटी में 1 जा रहा है, और ईडब्ल्यूएस में 2 जा रहे हैं। तो अब ऐसे कैंडिडेट जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो तो ईडब्ल्यूएस से ही अप्लाई करें, क्योंकि उसका फायदा मिलेगा उन्हें। वो एक यूआर कैंडिडेट के तौर पे इस बात से अप्लाई ना करें कि उनको वहां से वैकेंसी मिल जाएगी। मेनली होता है ऐसा है कि आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से आपको जॉब नहीं मिल पाती है पोस्ट, तो ऑटोमेटिकली आप एक ओपन कैटेगरी से भी उस जॉब को ले सकते हैं, लेकिन वहां पर फिर आपको कोई बाकी रिजर्वेशंस के फायदे नहीं मिलते हैं। सेम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड में आप बता दूं आपको 10 पोस्ट रहेंगे, जिसमें से 5 तो यूआर कैटेगरी से हो जाएंगे, 3 ओबीसी से, 1 एससी से, एसटी के लिए नहीं होगा यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 होगा। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी आप देख सकते हैं सारे यहाँ पर लिखे गए हैं। टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 54 ऐसे लोग रहेंगे, सिर्फ 54 ऐसे लोग रहेंगे जिनको पूरे इंडिया से इस पोस्ट के लिए लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 54 लोगों को लिया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा इस जॉब के लिए। तो हमने ये बात कर लिया। अब इसके बाद आपका है CSL, यानी कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को हम CSL बार बार यहाँ पर बोलेंगे। यहाँ पर आपकी वैकेंसीज के नंबर चेंज हो सकते हैं। 3 पोस्ट आपकी 54 में से डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए फिक्स्ड करी गई है, यानी उनको मिलेंगी डेफिनेटली। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ यहाँ पर तो कम से कम आपका मैक्सिमम 3 साल का जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 3 साल अगर ज़्यादा से ज़्यादा गया तो 3 साल प्रोजेक्ट के काम पे जाएगा आपका। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें आपको बोला गया है प्रोजेक्ट अगर और ज़्यादा आगे जाता है तो वो उसके हिसाब से वो आपको बताया जाएगा, और अगर इससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा तो वहीं तक आपका ये काम करने का समय रहेगा। रेम्यूनरेशन मतलब ये रहेगा यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में मिल रहे होंगे कॉन्सोलिडेटेड पे आपको पर मंथ मिल रहा होगा 24,400 रुपये, और साथ में सेकेंड ईयर में मिल रहा होगा आपको 25,100 रुपये, थर्ड ईयर में 25,900 रुपये। ये आपके पर मंथ रहेंगे, फिक्स्ड आपको इतने मिल रहे होंगे। कंपेंसेशन फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, अगर आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में मतलब कि शुरुआत में अभी पहले साल में ही आप अगर एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा आवर ऑफ वर्क तो आपको
हर घंटे, मतलब कि पर मंथ अगर आपने काम करा है तो आपको 5100 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे अगर आपने एक्स्ट्रा वर्क करा है, और वो कैलकुलेट होगा कितने घंटे करा गया है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं सेकेंड ईयर में वो बढ़ेंगे, फिर थर्ड ईयर में और बढ़ेंगे। एज की बात कर लेता हूँ, तो एज यहाँ पर बोली गई है अपर एज जो आपकी रहेगी वो 30 कंप्लीट ना हुई हो, जो कि आपकी 7 अक्टूबर को, मान लीजिए 7 अक्टूबर को कोई ऐसा कैंडिडेट है जो उसके उस दिन या उस दिन के बाद 30 का हो रहा है, तो वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन वो कैंडिडेट जो इससे पहले ही 30 साल का हो गया तो वो अप्लाई ना करे। देखिए यहाँ पे वही बोला गया है कि एप्लीकेंट शुड बी बॉर्न और आफ्टर, आप देख लीजिए 1993 के 7 अक्टूबर के दिन या फिर उसके बाद वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसके पहले वाले अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो 30 के ऊपर रहेंगे। अब यहाँ पर ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे अपने एज के अंदर। डिसेबल को और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को बोला गया है इनको 45 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म में अपने, ये उनको बोल दिया गया। डायरेक्ट उनका 45 कर दिया गया, 30 से हटा के डायरेक्ट 45 उनको करा गया। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन आपको बता देता हूँ। मेथड ऑफ सिलेक्शन का यही रहेगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट रहेगा यहाँ पर, और डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम आपका वो लिया जाएगा जिसमें आपके आउट ऑफ यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होगा 100 मार्क्स का, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे वो आपके टोटल 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने होंगे इन द फॉलोइंग एरियाज। ईच क्वेश्चन कैरी, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। और ये दोनों पेपर की अगर बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, जो कि 5, 5 और 10 नंबर का आ रहा होगा। जनरल इंग्लिश और डिसिप्लिन रिलेटेड मतलब हो जाता है आपके फील्ड से रिलेटेड, यानी मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड पार्ट रहेगा जो कि 50 मार्क्स का आएगा। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल वाले फील्ड से, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंस जैसी चीज़ों के लिए उनके फील्ड से रिलेटेड यहाँ पर आपका पैटर्न आएगा, सिलेबस आएगा जो कि 50 मार्क का होगा। तो अब डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट में आपका राइटिंग स्किल ली जाएगी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की रहेगी 20 मार्क्स की। तो इस तरीके से 80 मार्क का ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव 20 मार्क्स का, 100 मार्क्स का हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सब आपका होने वाला है। सिलेबस मैं आपको भी दिखा दूंगा, मैं आपको नीचे वीडियो को डाल दूंगा, वहां से आप जाके देखें सिलेबस को। द टेस्ट शैल बी हेल्ड एट वेरियस टेस्ट सेंटर्स इन केरला और एट कोची एज डिसाइडेड बाय। अब देखिए यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, आप अप्लाई तो कर सकते हैं इंडिया से किसी भी स्टेट से, लेकिन जो टेस्ट सेंटर जहाँ पे एग्जाम होगा वो केरला के अंदर होगा, केरला स्टेट के अंदर होगा, और एट कोची में होगा, इन दोनों जगहों पे होगा। तो एप्लीकेंट को करना क्या होगा, ऑप्शन में चूज करेगा वो टेस्ट सेंटर, उसको जो है केरला, इन केरला फॉर द ऑनलाइन टेस्ट वाइल कंप्लीटिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट को केरला के अंदर से ही चूज करने हैं कि वो एग्जाम कहाँ दे। दूसरा स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है लेकिन एग्जाम वहीं जाकर देगा। द मिनिमम पास मार्क्स ईच फॉर ऑब्जेक्टिव एज वेल डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर वेरियस कैटेगरी शैल बी एज बिलो। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मिनिमम मार्क्स आपको कितने लाने होंगे, तो एक अनरिजर्व कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस जैसे कैंडिडेट 50% मार्क्स जरूर लाए अपने ईच टेस्ट के अंदर। ईच टेस्ट मतलब ये हो जाएगा जैसे 80 नंबर का जो पहला पेपर था उसमें आपको 40+ नंबर लाने हैं, 20 वाले में आपको 10+ नंबर मान के चलिए लाने हैं एक अनरिजर्व कैटेगरी के तौर पर। ओबीसी को 45% और SC/ST को 40%। आपको अलग अलग टेस्ट में लाने, ईच बोला गया है यानी कि अलग अलग से लाने। और those candidates who secure the, अब देखिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आंसर सीट ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर मिनिमम पास मार्क्स। देखिए जो कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव में यानी कि 80 में से 40 से ऊपर ला रहे होंगे यूआर कैंडिडेट, तो वो लोग ही अपना जो है डिस्क्रिप्टिव आंसर सीट को जो है चेक करा पाएंगे, उन्हीं की वो चेक होगी और वही वो चीज़ दे पाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव में पास करने वाले ही डिस्क्रिप्टिव को देंगे। तो ये क्लियर हुआ है। और ये मिनिमम मार्क्स मैंने कैटेगरी वाइज बताए गए हैं आपको, यहाँ से रैंक लिस्ट बताई, रैंक लिस्ट इस एग्जाम्स के दोनों एग्जाम्स होने के बाद आपकी आ जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कौन सिलेक्ट हुआ, कितनी रैंक पे आई, कौन कितनी रैंक लाया है। कंडीशंस, रिजर्वेशंस तो मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी रूल्स रखती है रिजर्वेशंस के लिए वही रिजर्वेशंस के रूल्स रहेंगे। क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बताई, क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज रहेगी अलग अलग, जो कि आपको दिखाई गई है। अब बात आती है कि फॉर द पोस्ट सीरियल नंबर 1 से 6, जो 1 से 6 पोस्ट थे विदाउट प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन बट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन सच एज बीटेक, जिनके पास बीटेक, MSc एक्सेट्रा है,
सेल नॉट बी कंसीडर, यानी बीटेक एमएससी वाले अप्लाई ना करें 1st to 6 सीरियल नंबर वाले पोस्ट के लिए, बाकी वाले अप्लाई कर देंगे। एक्सपीरियंस की बता देता हूँ। एक्सपीरियंस जैसा बोला गया आपसे, एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का अलग अलग पोस्ट में, तो वो आपका 7 अक्टूबर तक 2023 तक उसका कंप्लीटेड आपके पास होना चाहिए प्रूफ 2 साल वाला, ये आपको बोला गया है। अब जो एप्लीकेंट आज के टाइम पे प्रेजेंटली वर्क कर रहा है किसी और जगह पे, किसी गवर्नमेंट में या पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो उस कैंडिडेट को ये बोला गया है कि वो जो है एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर दे इस बात का कि उसको एक्सपीरियंस है उस फील्ड के अंदर। बाकी आप यहाँ से पॉइंट रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर 600 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, यानी कि ये फ़ीस वापस तो आने वाली है नहीं, इसीलिए आप सोच समझ के इसमें अप्लाई करें। ऑनलाइन फॉर्म भरें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट्स, यूपीआई, QR कोड स्कैन, और इन सारे ऑप्शन से आप इसमें पेमेंट कर पाएंगे। जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं ना, वो लोग यहाँ पर फॉर्म की फ़ीस मत भरना, आपको ऑप्शन आने भी नहीं वाला जैसे आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ आपको बता भी दिया गया है कि आपको फ़ीस यहाँ पर नहीं भरनी है इस फॉर्म की। हाउ टू अप्लाई के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना होगा। आपको यहाँ पर जैसे देखिए मैं यहाँ आ चुका हूँ, मैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में आपके डायरेक्ट अप्लाई करने वाले लिंक पे। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट। प्रोजेक्ट असिस्टेंट आपको बताया गया कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और भी बहुत सारे पोस्ट थे। तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये लिंक मैं वीडियो के सही नीचे दूंगा, वहाँ से आप यहाँ पे आएंगे। देखिए इसको आप कैसे क्लिक करेंगे, यस कंटिन्यू कर देना आप यहाँ से। आप जैसे ही यहाँ पे यस कंटिन्यू करते हैं ये लोड होगा, और लोड होते ही आपके लिए रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन करके आपको यहाँ पर देगा। आपको इसको क्लोज करना है इस तरीके से, इसको आई एग्री कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट का फर्स्ट नाम, मिडल नेम और सरनेम। तो याद रखिएगा मिडल नेम छोड़ सकते हैं, फर्स्ट नेम और सरनेम जरूर डालें, मतलब कि जहाँ पे भी स्टार हो वो चीज़ फील्ड जरूर भर देना आप अपने फॉर्म के लिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जरूर भरना, अपना जेंडर, मोबाइल नंबर जैसी चीज़ें जरूर भरना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जरूर डालनी होगी, ईमेल आईडी और ये सब। आप ये सब डालकर ही अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाएंगे। आप देखेंगे ये सारे डाल के आप ये सब जब डाल देंगे, इस पर एग्री करके यहाँ पे रीवेरीफाई कर देना, इससे आप रजिस्टर्ड तो हो जाएंगे शिपयार्ड लिमिटेड के वेबसाइट पे, कोचिन शिपयार्ड पे। बट इसके बाद आप फॉर्म भरने की तरफ जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको इसी में आगे लिंक मिल जाएगा, मतलब इसी में आप लॉगिन करेंगे अपने रजिस्ट्रेशन आईडी से और फिर आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म में आपको करना क्या होगा, मेनली आपको फॉर्म में इतना ही करना है कि आपको फॉर्म के अंदर अपना पोस्ट सिलेक्ट करना है, जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, क्वालिफिकेशंस को, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, फोटो, साइन जैसी चीज़ें अपलोड करनी होंगी, और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। बस इतना आप करेंगे, बाकी कुछ डिटेल्स डाल देंगे अपना जो भी वहाँ पे मांगी जाती हैं कॉमनली क्वालिफिकेशंस के बेस पर, पोस्ट के बेस पर। उसके बाद फीस पे कर देना और अपना फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट ले लेना। इतना सा प्रोसेस होगा और आपका फॉर्म सबमिट होगा यहाँ पर आसानी से। और जो रिजर्व कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए तो फीस का ऑप्शन यहाँ पे आने नहीं वाला है, डायरेक्ट वो अपना सबमिट कर देंगे फॉर्म। तो यही है पूरा प्रोसेस आपके इस जॉब पर अप्लाई करने का, और बाकी सारी चीज़ें जनरल डिटेल्स कुछ दिए गए हैं, इसको आप चाहें तो एक बार थोड़ा सा रीड कर लें। अब मैं आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि एक पहला ये वाला रहेगा कि नो TADA, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस। मतलब आप जो कैंडिडेट इसमें एग्जाम देने के लिए जाएगा, अटेंड करेगा इस जॉब के लिए, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या किसी भी काम से इस जॉब के लिए जाएगा, दूसरे स्टेट से जा रहा हो या सेम स्टेट से जा रहा हो केरला के अंदर, तो वो यहाँ उसको यहाँ पे कोई आने जाने का या फिर कोई अलग से भत्ता नहीं दिया जाएगा, पैसे नहीं दिए जाएंगे कि जॉब के रिलेटेड, क्योंकि वो आप अपने खुद के खर्चे पर जाने आने वाले हैं, तो वो आपको पहले क्लियर कराया गया है। कॉल लेटर shall not be sent to of shortlisted candidate by post। देखिए ईमेल आपको आ जाएगा जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। यहाँ पर कोई आपको ऐसा नहीं होगा कि पोस्ट ऑफिस से आपको कोई पोस्ट आ रहा है कि आप सिलेक्ट हुए, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको ईमेल आएगा, मैसेज आएंगे जो भी आप रजिस्टर करेंगे। बाकी ये पॉइंट्स और इस तरीके से आपका जो है
पूरा होगा। तो देख सकते हैं आप, मैंने पूरा नोटिफिकेशन आपको बता दिया। अब रही बात इसके सिलेबस की, तो इसका सिलेबस भी हम डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट। अब देखिए, ये जो आपका लिंक था, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिलेबस, ये एनेक्सर 1 सिलेबस करके दिख रहा है, इसमें आप क्लिक कर लेंगे, ओके करेंगे तो आपको यहाँ से सिलेबस दिख रहा होगा। ये आपका सारा सिलेबस है। पार्ट ए जो जनरल आ रहा था, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी चीज़ों। पार्ट बी जो आपका आ रहा था प्रोजेक्ट असिस्टेंट का, मैकेनिकल का अलग सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैकेनिकल का दिया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वेल्डिंग और आईसी इंजिन्स, थर्मल इंजीनियरिंग और मेटलर्जी एंड प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ्स ऑफ मटेरियल्स और मेंटेनेंस मटेरियल्स, मेटरोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंट्स, और उससे रिलेटेड आप उसके अंदर भी आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जैसे वेल्डिंग में आप वेल्डिंग्स के टाइप, डिफेक्ट्स, टेस्ट, वेल्डिंग सेट्स और ये सब पढ़ेंगे। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है यहाँ पे। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस होगा, और प्रोजेक्ट असिस्टेंट में सिविल इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर वाले पोस्ट के लिए आपका ये सिलेबस होगा। ये सारा आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको दिख रहा होगा जैसे कि आप अगर बिल्डिंग मटेरियल वाला पढ़ेंगे तो बिल्डिंग मटेरियल में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ब्रिक्स और एग्रीगेट्स, सीमेंट, स्टील, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर, पेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ये आपका सिविल का सिलेबस होगा। तो इस तरीके से आपका सारा सिलेबस दिया गया है। आप यहाँ से पूरा सिलेबस एक एक चीज़ का देख सकते हैं, तो पूरा सिलेबस का भी आपका हो जाएगा। तो मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के नीचे, वहाँ से जाएं और इस पर जो भी एप्लीकेबल होता है अप्लाई कर दें, क्योंकि भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो, एक फिक्स्ड टाइम के लिए हो, लेकिन वो फिक्स्ड टाइम है। देखिए ये भी देखिए, वो एक टेम्परेरी टाइम नहीं है, वो एक फिक्स्ड है टाइम, जो कि मैक्सिमम 3 साल बता दिया गया है। तो आप इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।